जय महाकाल दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस, जो कि हमारा 3 जुलाई 2024 को दोपहर 11:15 बजे से लेकर दोपहर 1:45 बजे तक की शिफ्ट में हमारा दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, वो उसका हम रीजनिंग का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हमारे रीजनिंग के जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, वो सभी हमारा 3 तारीख की शिफ्ट के इसमें पूरे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारा वादा है आप लोगों से, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग के लिए, और आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। एक निश्चित कूट भाषा में a@b का अर्थ है ए बी का पति है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। उपरोक्त के आधार पर यदि p@q हैज आर एंड एस और @t है तो t p से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है। इसका सवाल है ब्लड रिलेशन का, यानी कि रक्त संबंध का। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो जो चिन्ह हैं ना, इस चिन्ह को हम ज्ञात करते हैं पहले। तो हमारे पास @ है, तो @ का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि p है ना जो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q का पति। तो q का पति हो गया तो p को कर देंगे हम प्लस और q को कर देंगे माइनस, और यहाँ लिख देंगे p q का हो गया पति। ठीक है, अब बात करेंगे हम हैज की। q और हैज के बीच में q हैज r के बीच में संबंध निकालेंगे। तो q हैज r के बीच में संबंध निकालने के लिए हैज का अर्थ देखते हैं। हैज का अर्थ है माँ, ए बी की माँ है, यानी कि q r की माँ है। तो q r की माँ हो गई, तो r को हमने रख दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे हम माँ। ठीक है, अब देखते हैं हम एंड का मतलब हैगा ए बी की बहन है, यानी कि r जो है ना, वो r s की कौन हो जाएगी, आर एस की बहन हो जाएगी। यहाँ हमने लिख दिया बहन और आर को माइनस से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, महिला को हम लिखते हैं माइनस से, और जो हमारे पास पुरुष होता है उसको हम लिखते हैं प्लस से। ठीक है, अब देखेंगे फिर से @ का संबंध क्या है। तो @ का अर्थ है हमारे पास ए बी का पति है, यानी कि एस टी का पति है। कौन हो जाएगा, एस टी का पति है। तो एस को कर देंगे हम प्लस, टी हो गई हमारे पास माइनस, और ए हो गया हमारे पास पति। अब वो क्या पूछ रहा है सवाल में, टी पी से किस प्रकार संबंधित है। तो टी पी की कौन है। अब आप देखेंगे टी एस पति हो गया और ए हो गई बहन। ठीक है, तो टी की आर कौन हो गई, ननद, और आर पिता है। आर के पिता कौन है, पी। जब आर के पिता पी हैं तो एस के पिता भी पी हो जाएंगे। ठीक है, तो टी पी के लिए हो गई पुत्रवधू, टी पी के लिए हो गई पुत्रवधू। ठीक है, पुत्रवधू यानी कि बेटे की पत्नी। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शब्द मेंटोर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। सबसे पहले तो यहाँ हम लिखेंगे मेंटोर, हमने लिख लिया है यहाँ मेंटोर। अब इसको क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इनमें से सबसे पहले आएगा हमारे पास ई आ गया, ई के बाद आएगा हमारे पास एम आ गया, एम के बाद आएगा एन, और एन के बाद आएगा ओ, फिर आर, और फिर टी, यानी कि ए से लेकर जेड तक के क्रम में हम वर्णमाला लिखते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका इस वाले में भी क्रम वही है और वर्णमाला को व्यवस्थित करने पर भी क्रम वही है। तो हमें दिखाई दे रहा है केवल और केवल एन एक अकेला ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है। तब हम कहेंगे केवल एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जिसने अपना स्थान नहीं बदला है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 17 अगस्त 2003 को रविवार था तो 12 सितंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 अगस्त 2003 से लेकर 17 अगस्त 2003 से लेकर के हम 17 अगस्त 2014 तक चलते हैं। 17 अगस्त 2014 तक हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं कि इसके बीच में विषम दिन हमारे पास कितने हो गए। तो 3 और 14 टोटल कितने वर्ष हो गए, तो कुल वर्ष हो गए हमारे पास 11। एक वर्ष का एक विषम दिन होता है हमारे पास। अब हम देखेंगे हमारे पास लीप वर्ष कितने हैं, इनके बीच में लीप वर्ष कितने हैं। तो 3 के बाद एक तो लीप वर्ष आएगा 2004, कौन सा आएगा 2004। 4 के बाद आएगा 2008 के बाद आएगा 2012। ठीक है, ये 3 हमारे पास लीप वर्ष हो जाएंगे। तो इन तीनों लीप वर्षों का एक विषम दिन एक्स्ट्रा रहेगा, तो उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो हमारे पास कुल विषम दिन कितने आ गए, तो कुल विषम दिन आ जाएंगे हमारे पास 14। ठीक है, 14 का मतलब होता है 7 का भाग लगाने पर भाग अगर पूरा पूरा चला गया, शेष हमारे पास 0 आ गया, तो हमें इससे एक भी दिन आगे नहीं बढ़ना है। तो इसमें हम जब 7 का भाग लगाएंगे तो शेष हमारे पास आएगा 0। कितना आएगा, 0, जब हम विषम दिन आगे और निकालेंगे तब। अब हम चलेंगे यहाँ से लेकर
17 अगस्त 2014 से लेकर 17 अगस्त 2014 से लेकर अब हमें चलना है 12 सितंबर 2014 तक, 12 सितंबर 2014 तक। अब इसके बीच में हम विषम दिन निकालेंगे। यहाँ हमारे पास कितने विषम दिन हो गए? तो जैसा कि हमें पता है अगस्त में होते हैं हमारे पास 31 दिन। कितने दिन होते हैं? 31। 17 हमारे पास दिन हो चुके हैं, अब दिन बचे हैं हमारे पास कितने? 14। कितने दिन बचे हैं? 14। अब यहाँ पर हो गए 12 दिन। 12 में हम विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग लगाएंगे, जो विषम दिन होगा वही विषम दिन हो जाएंगे। तो 12 में 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 5। तो हमारे पास कितने दिन विषम दिन हो गए? यहाँ पर 19। कितने हो गए? 19। अब 19 में अभी जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो विषम दिन 7 का 2 बार भाग जाएगा, यानी कि 14। तो विषम दिन हमारे पास बचेंगे 5। कितने बचेंगे हमारे पास? 5। अब इन 5 विषम दिनों को हमें निकालना है, रविवार में जोड़ देना है हमें। इन 5 दिनों को हम अगर रविवार में जोड़ देंगे तो हमारा 12 सितंबर 2014 को सप्ताह का दिन आ जाएगा। जब हम रविवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो हमारे पास शुक्रवार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी है और चौथी है। हमें 5वीं आकृति निकालना है। तो सबसे पहले हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, इन चिन्हों की संख्या हो गई हमारे पास 3। कितनी हो गई? 3। अगले वाले में हम देखेंगे तो अगले वाले में चिन्हों की संख्या है 6। कितनी है? 6। और फिर और अगले में चलते हैं, इस वाले में चिन्हों की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई? 9। और इस वाले में आएंगे तो यहाँ हो गई हमारे पास 12। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है 3 की जो टेबल है, यानी कि 3 का पहाड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। 3 गुणा 2 हमारा करेंगे तो 6 हो गया, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो गया, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 हो गया। अब हम 3 गुणा कर देंगे 5। कितना कर देंगे? 5। तो हमारे पास हो जाएगा 15। अब हमें 15 त्रिभुज देखने हैं। 15 त्रिभुज हमारे किस वाले में बन रही है? तो 15 त्रिभुज हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन डी में बन रही है। तब हम कहेंगे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमारे पास डी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में 3 कथन दिए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। पहला कथन है हमारे पास, कोई कलम पैमाना नहीं है। तो यहाँ हम ले लेंगे सबसे पहले कलम। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये हो गई कलम और इधर हमने ले लिया पैमाना। अब कलम और पैमाने के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों को दूर दूर ले लिया। अब अगला कथन कह रहा है वो सभी पैमाने रबड़ हैं, यानी कि ये जो पैमाने हैं ना वो हमारी सभी रबड़ हो जाएंगे। सभी पैमाने क्या हो गए? सभी पैमाने हो गए हमारे पास रबड़। ठीक है, अब अगला कथन कह रहा है सभी कलमें कैलकुलेटर है। तो ये जो कलम है ना, ये सभी कलम कैलकुलेटर के अंतर्गत आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। सबसे पहला निष्कर्ष हमारा कह रहा है कुछ रबड़ कैलकुलेटर हैं। तो हम देखेंगे रबड़ तो हमारे पास आ रही है इस वाले कथन में। कहाँ आ रही है? रबड़ हमारी आ रही है यहाँ, और कैलकुलेटर आ रहा है यहाँ। तो इन दोनों के मध्य कोई भी संबंध नहीं आ रहा है। तो पहला कथन कह देंगे हम, पहला कथन हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब दूसरा कथन देखते हैं, कोई कलम रबड़ नहीं है। अब कलम हमारे पास हो गई यहाँ और रबड़ हो गई यहाँ। अब हम इन दोनों के मध्य में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोई भी कलम रबड़ नहीं है। इस प्रश्न में ऐसा होता है, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये दोनों कंडीशनें बनेंगी। जब दोनों कंडीशनें बनेंगी तब हम सत्य रूप से नहीं कह पाएंगे कौन सा हमारा सही है, तो फिर हम इसको भी कर देंगे गलत। अब अगला है कोई पैमाना कैलकुलेटर नहीं है। पैमाना हमारे पास यहाँ है और कैलकुलेटर यहाँ। इस वाले में भी दूसरे निष्कर्ष के जैसे कंडीशन लगेगी। इसमें भी हम बिल्कुल सत्य रूप से नहीं कह पाएंगे कि इसमें क्या है या नहीं है। तब हमारे पास तीसरा निष्कर्ष जो होगा ना वो निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा ना तो 1, ना 2 और ना ही 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक श्रृंखला दी है हमारे पास, श्रृंखला AB-Z। ठीक है, DEF फिर डैश। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं AB-Z। ठीक है, फिर हम लिखेंगे DEF फिर से डैश, फिर लिखेंगे G-I और X। ठीक है, फिर लिखेंगे हम JKL और फिर डैश। अब इस वाले को लिख लेंगे हम यहाँ पर M-O और भी।
अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी इसमें जो ABCD है ना, वो ABCD हमारी आगे बढ़ रही है। जैसे कि A हो गया, B हो गया, यहाँ पर आ जाएगा C। क्या आ गया? C। फिर D, E और F। ठीक है, अभी हम ABCD वाली श्रृंखला को पूरी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास A, B और C हो गया, फिर D, E और F हो गया, फिर G यहाँ रख देंगे हम H, फिर हमारे पास I हो गया, फिर J, K, L। ठीक है, इसको अभी छोड़ेंगे, फिर M, फिर यहाँ आ गया N और उसके बाद है O। अब यहाँ हम देखते हैं Z। Z के बाद है X और X के बाद है B। चूँकि Z के बाद होता है हमारा Y, तो यहाँ हम रख देंगे फिर Y। ठीक है, Y के बाद हो गया X। अब X के बाद हमारा होता है W। क्या होता है? W। और W के बाद हमारे पास आता है B। तो हमारी श्रृंखला बन जाएगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा C, फिर Y, फिर H, फिर W और फिर N। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में COMB को 2681 लिखा जाता है और MOBE को 8163 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में E को कैसे लिखा जाएगा? इसमें हम सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में हमारे पास है O कॉमन है, इधर भी O कॉमन है, और इधर दोनों साइड से हटा देंगे हम 8। क्या हटा देंगे हम? 8 हटा दिया हमने। अब आगे देखेंगे हम, दोनों में हमें दिखाई दे रहा है M कॉमन है, इधर M है, इधर भी M है, और इधर हमारे पास दोनों में कॉमन है 1। कितना कॉमन है? 1। तो हमने 1 को भी हटा दिया। अब हम और कॉमन देखेंगे। अब हमारे पास बचता है B। यहाँ भी हमारे पास B है, और इधर क्या बचा? 6 बचा हमारे पास, और यहाँ भी हमारे पास 6 बचा। अब चूंकि यहाँ हो जाएगा C के लिए 2 और इसमें हो जाएगा E के लिए 3। वो केवल आपसे इन्हीं दो का पूछेगा। तो वो पूछ रहा है E को कैसे लिखा जाएगा। तो E को 3 लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 120 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 250 50 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 550 निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 100 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमें मिल जाएगा 20। उसी प्रकार 250 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 50। ठीक है, तो फिर हम जब 550 में भी 5 का भाग लगाएंगे तब हमें मिलेगा 110। कितना मिलेगा? 110। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। जब भी हमें ऐसा सवाल मिलता है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें श्रृंखला दी है ना, इसके हम वर्णमाला के अनुसार क्रम लिखते हैं सबसे पहले। फिर हम चेक करते हैं कि इसमें नियम क्या लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी का क्रम होता है हमारे पास 16। कितना क्रम होता है? 16। उसके बाद है एच का क्रम होता है हमारे पास 8। ठीक है, फिर ओ का क्रम होता है हमारे पास 15। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास PHO। अब हम देखेंगे अगला क्या है। अगला है एस का क्रम हमारे पास हो गया 19। आर का क्रम हमारे पास हो गया 18। कितना हो गया? 18। और पी का क्रम हो गया हमारे पास 16। पी का क्रम 16। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब देखते हैं भी का क्रम होता है हमारे पास 22। कितना होता है? 22। बी का क्रम होगा हमारे पास 2 और क्यू का क्रम हमारे पास होगा 17। कितना होगा? 17। फिर है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें निकालना है। फिर हम देखते हैं आगे, बी का क्रम होता है हमारे पास 2। बी का क्रम कितना होता है हमारे पास? 2। फिर भी देखेंगे हम भी का क्रम होता है हमारे पास 22। कितना क्रम होता है भी का क्रम हो गया 22। फिर एस देखेंगे, एस का क्रम हो गया हमारे पास 19। ठीक है, इस तरीके से हम सबसे पहले क्रम लिख लेते हैं। क्रम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इनमें क्या नियम लग रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 16 के बाद हमारे पास हो जाता है 19। कितना हो गया? 19। यानी कि प्लस का 3 जुड़ गया इसमें। इसके बाद 19 और 3 देखेंगे हम, हो गया हमारे पास 22। कितना हो गया? 22। अब 22 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा यहाँ पे। जब हमारे पास 25 आएगा तो 25 पे हमारे पास कौन सा अक्षर होता है? 25 पे होता है हमारे पास वाई। ठीक है, वाई केवल और केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो हम टिक लगाएंगे फिर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे अगर हम और चेक करना चाहें तो चेक करेंगे। 8 है यहाँ, 8 के बाद है 18। इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो हमारा 8 से 18 हो जाएगा। 18 के बाद है हमारे पास 2। ठीक है, जब वर्णमाला में हम 18 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2, क्योंकि वर्णमाला होती है 26 तक। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ 10 दिया है हमें, यहाँ भी 10 दिया है, तो हम फिर अगली संख्या में भी 10 जोड़ेंगे, यानी कि 2 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। कितना मिलेगा? 12। 12 पे होता है हमारा एल। अब हम देखते हैं अगला है 15। 15 के बाद है 16। 16 के बाद है 17। 17 के इधर एक छोड़ के है 19। बीच में हमारा फिर आएगा 18। क्या आएगा हमारे पास? 18। 18 पे होता है हमारा, 18 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है? 18 पे होता है हमारा आर। तो फिर इस तरीके से हम तीसरे ऑप्शन को सही करेंगे, YLR।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में कबर को 9, 45, 66, 15 और 14 लिखा जाता है और बोस्ट को 6, 45, 3, 57, 60 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में एप्रॉन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कबर। ठीक है, कबर सी का क्रम कितना होता है? सी का क्रम होता है 3, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है सी के लिए 9। कितना दिया है? 9, यानी कि इसका 3 गुना हो गया। अब हम देखेंगे ओ का क्रम होता है वैसे हमारे पास 15, लेकिन यहाँ दिया है हमें 45, यानी कि 3 गुना हो गया हमारे पास। बी का क्रम वैसे होता है हमारे पास 22, कितना होता है? 22, लेकिन यहाँ 3 गुना करके 66 दिया है। अब हम आगे और चेक नहीं करेंगे क्योंकि यही नियम सब में लगेगा। तो हम देखेंगे ए का क्रम होता है 1 को जब हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, पी का क्रम होता है 16, कितना क्रम होता है? 16 को जब हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 48, और 3 और 48 हमें केवल मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो फिर हम ऑप्शन नंबर 3 को सही कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक श्रृंखला दी है हमें, इस श्रृंखला में हमें देखना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आया। तो सबसे पहले हम श्रृंखला लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास श्रृंखला आ चुकी है। अब हम इस श्रृंखला में देखते हैं हमारे पास क्या अंतर है। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे तो 91 और 100 में अंतर होता है हमारा 9 का। कितने का अंतर हो गया? 9 का। 100 और 109 में भी अंतर हो गया हमारे पास 9 का। अब आगे हम देखते हैं 109 और 118, इसमें भी प्लस का 9 जुड़ जाएगा। फिर 118 और 127, फिर इसमें भी हम प्लस का 9 जोड़ देते हैं। तो फिर हम 127 में जब 9 जोड़ेंगे, 127 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 136। कितना मिलेगा? 136, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम श्रृंखला लिख लेंगे। श्रृंखला है हमारे पास 7, उसके बाद है 28, 28 के बाद है हमारे पास 84, 84 के बाद है 336, उसके बाद है 1008, 1008 के बाद है प्रश्न चिन्ह। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या नियम लग रहा है। तो इसमें हमारा नियम लग रहा है 7 का अपन 4 गुना करेंगे। क्या करेंगे हम? 7 का हम 4 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 28, और 28 का यहाँ हम करेंगे 3 गुना। कितना? 3 गुना, तब हमारे पास आएगा 84। 84 को फिर से हम 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 336। अब 336 को हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008। क्रम क्या चल रहा है? गुणा 3 गुणा 4, माफ़ करना, गुणा 4 गुणा 3, गुणा 4 गुणा 3। तो फिर यहाँ पर भी हम 4 का गुणा करेंगे। इसमें जब हम 1008 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4032, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में त्रिभुज गिनने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरह की आकृति दी है हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारे पास त्रिभुज कितने हैं। तो इसमें त्रिभुज हैं 1 और 2, और एक त्रिभुज हो गया हमारे पास बड़ा वाला। कुल त्रिभुजों की संख्या है हमारे पास 3। अब ऐसे 3 त्रिभुज वाले कितने त्रिभुज हैं हमारे पास? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज हैं, और एक में 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो इनका हम गुणा कर देंगे आपस में, तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एच का अर्थ भाग, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और एल का अर्थ इंटू है तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है हमारे पास 84। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये जो शब्द दिए हैं ना, इनको हम चिन्हों से बदलेंगे। तो एच का अर्थ है हमारे पास भाग, तो 84 भाग करेंगे हम 42 हो जाएगा हमारे पास यहाँ। 42 के बाद है ए का अर्थ है हमारे पास प्लस करेंगे हम, प्लस के बाद है हमारे पास 63। कितना है? 63 है। 63 के बाद आता है एल का यहाँ अर्थ दिया है गुणा करेंगे हम 46 से, और 46 के बाद है हमारे पास बी, तो बी का अर्थ है यहाँ माइनस का कर देंगे हम 23। कितना कर देंगे हम? 23। अब यहाँ 84 में जब हम 42 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। प्लस करेंगे यहाँ, जब 63 और 40 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2898, यानी कि 2898 हमको मिल जाएगा, और माइनस का कर देंगे इसमें हम 23। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2900, 2900। कितना? 2900। उसमें से हम 23 माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा 2877। कितना मिल जाएगा? 2877। ये हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो हमारे पास mn खड़ा हुआ दर्पण है। खड़े हुए दर्पण में हम क्या करते हैं? लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा राइट में आ जाता है और राइट वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट में आ जाता है। सबसे पहले हमें मिलेगा ई हमारे चारों ऑप्शनों में है, केवल तीसरे ऑप्शन में एच आ रहा है, तो इसको हम हटा देंगे सबसे पहले।
ई के बाद हमें आर मिल रहा है। आर हमारे बाकी 3 ऑप्शन में है, लेकिन हमारे दूसरे ऑप्शन में आर जल प्रतिबिंब का है, तो इसको हम हटा देंगे। फिर आएगा एच। एच हमारे दोनों ऑप्शनों में है, लेकिन चौथे ऑप्शन में एच हमारा दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब वाला है, तो इसको हम हटा देंगे। तो फिर केवल ऑप्शन पहला बचेगा जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति क्या होगी। इसमें भी हमारे पास एम खड़ा हुआ दर्पण है, तो इसमें हमारे पास जो आकृति बनेगी ना, वो हमारी पहली वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए जो है ना, केवल इस चिन्ह को हम देखेंगे तो ए चिन्ह हमारा यहाँ उल्टा होकर आ रहा है, केवल और केवल, और किसी में ए चिन्ह नहीं है, तब हम कह देंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो हम देखेंगे गौरवान्वित और अभिमानी, इन दोनों का प्रायः ही अर्थ एक होता है। ठीक है, गौरवान्वित और अभिमानी दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर केवल 4 ऐसा है जिसका अर्थ एक ही हो रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, 1, 2 और 3, इन तीनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में दोनों का अर्थ समान हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं कौन कौन सी 2, 3, 5, 7, 8 और 9 अंकित हैं। निम्न आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 5 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 5 के विपरीत हम देखते हैं, यहाँ हमारा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारे पास 5 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। तो 5 पे कॉमन रखने के लिए अब हम देखेंगे 5 के विपरीत 9 और 8 है पासे में, तो 5 के विपरीत 9 और 8 नहीं हो सकता है। 5 के विपरीत 7 और 2 भी नहीं हो सकता है। तो अब जो हमारी बची हुई संख्या है ना, वो इस रिपीट संख्या के विपरीत हो जाएगी। तो 5 के विपरीत हो जाएगी हमारे पास 3। कितनी हो जाएगी, 5 के विपरीत हो जाएगी हमारे पास 3। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि z का अर्थ भाग, h का अर्थ गुणा, m का अर्थ प्लस और t का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे और उसमें चिन्हों को बदलते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 52, 52 के बाद m है, m का अर्थ है हमारे पास प्लस, प्लस लिखेंगे हम 36, कितना लिखेंगे 36, 36 के बाद z है, z का अर्थ है भाग, भाग करेंगे यहाँ, फिर लिखेंगे हम 18, 18 के बाद t है, t का अर्थ है माइनस, माइनस हम 40 करेंगे, 40 के बाद है h, h का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे हम 19 से। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 36 में हम 18 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, 2 में जब हम 52 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 54, 54 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 40 और 19 का गुणा करेंगे, 40 और 19 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 874। ठीक है, चूँकि माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो इसका मान आएगा हमारे पास, माइनस का मान आएगा और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 820। कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास हो गया 820, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, d प्लस ई का अर्थ है डी ई का पिता है, d माइनस ई का अर्थ है डी ई की बहन है, d इंटू ई का अर्थ है डी ई की माँ है और d डिवाइड ई का अर्थ है डी ई का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि के एल की भतीजी है। ठीक है, अब इस सवाल का उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इस सवाल का प्रश्न नंबर 20 का हमारा उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि संख्याएं हमारे पास क्या दी हैं, 245, 245, 49 और 5। फिर अगली है 144, 9 और 16। अब इनमें जो संबंध है ना, वही हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 49 और 5 का हम गुणा करेंगे तो हमें 245 मिल जाएगा। फिर 16 और 9 का गुणा करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। अब यहाँ हम 29 और 8 का गुणा करते हैं तो हम यूनिट डिजिट से ही अगर चेक करते हैं तो 8 9 72 होते हैं, यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 2, लेकिन यहाँ 6 है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिर इसमें भी हम यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 होता है, यूनिट डिजिट आएगा 6, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 है तो इसको भी हटा देंगे हम। फिर देखेंगे 8 इंटू करेंगे 21, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा आएगा 8, लेकिन यहाँ हमारा 6 दिया है तो इसको भी हम हटा देंगे। अब 25 इंटू 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200।
कितना मिल जाएगा 200। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब आपको गुणा अगर बड़ा मिलता है तो आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं उसको सही है या गलत है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो हमारी प्रश्न आकृति में है। ठीक है, यानी कि देखो जी ये है ना, केवल यही मिल रहा है हमें त्रिभुज। कहाँ मिल रहा है, एक तो हमें इधर मिल रहा है और एक हमें इधर मिल रहा है। घुमाने के बाद भी हमें मिल रहा है और हमको ऐसे भी मिल जाएगा और हमको ऐसे भी मिल जाएगा। हम घुमाएंगे नहीं तब भी हमें त्रिभुज मिल जाएगा। बाकी और इसमें कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो हमारी सही हो। ठीक है, तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि आनंद और प्रसन्नता में जो संबंध है ना, वही संबंध इन चारों में से किसमें है। तो वो संबंध हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, क्योंकि आनंद और प्रसन्नता का अर्थ एक ही होता है और यहाँ पर ध्वस्त और नष्ट करना इन दोनों का भी अर्थ एक ही है। बाकी जो 3 है ना वो हमारे अन्य से भिन्न है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक चौकोर कागज दिया है, इस तरीके का एक कागज है और इसको बीच में से ऐसे मोड़ दिया है और हमें 2 चिन्ह दे दिए हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे ना तो एक चिन्ह तो बन जाएगा हमारे पास ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और एक चिन्ह बनेगा हमारे पास ऐसे इस तरीके से, यानी कि चारों चिन्ह एक ही लाइन में होंगे, खुल के ऐसे आएंगे। तो हमें खुल के ऐसे आ रहे हैं केवल ऑप्शन नंबर 3 में। तो फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है हमारे पास 198। 198 के बाद है गुणा, गुणा को हमने बदला भाग से, भाग करेंगे हम 9 का, 9 के बाद है प्लस, प्लस को बदलेंगे हम माइनस से, माइनस करने के बाद लिखेंगे हम 29, 29 के बाद है माइनस, माइनस को फिर हमने प्लस से बदल दिया, प्लस के बाद हमारा है 7 और 7 के बाद है हमें भाग, भाग को हमें बदलना है गुणा से, गुणा कर देंगे हम 10। इस तरीके से हम चिन्हों को बदल देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 यानी कि 22। ठीक है, 22 इसका आ गया, माइनस का करेंगे तो 29 आ गया हमारे पास और इसका जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। कितना मिलेगा 70। अब हम सबसे पहले प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो 70 और 22 हमारा हो गया 92। कितना हो गया 92। अब 92 में से जब हम 29 घटाएंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। 92 में से जब 29 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 63, यानी कि 63 ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का।